वेलकम टू श्री राम आईएएस। सो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूएन हाई सीज ट्रीटी। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली मोरक्को बना है वो 60th नेशन जिसने फाइनली इस ट्रीटी को रेटिफाई करा है, और ये रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेटिफिकेशन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जैसे ही 60th नेशन रेटिफाई कर देता है हमारी इस यूएन हाई सीज ट्रीटी को, दैट इज़ एन इंडिकेटर कि अगले 120 दिनों के बाद यानी कि जनवरी 2026 में फाइनली ये जो ट्रीटी है ये इंटरनेशनल लॉ बन जाएगी। एक ऐसा इंटरनेशनल लॉ जो गवर्न करने वाला है हमारे मरीन जेनेटिक रिसोर्सेस और इनकी कंजर्वेशन को लेकर के बहुत सारे मैकेनिज्म्स एनफोर्सिएबल हो जाएंगे। सो नाउ दैट इज वेयर इट कम्स इनटू सिग्निफिकेंस। सो प्रोटेक्टिंग द ओशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वेलकम टू श्री राम आईएएस। सो माय नेम इज सुमनजीत कौर एंड फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस ट्रीटी, और देखेंगे कि कैसे क्या क्या इसके कोर मैकेनिज्म्स हैं जो ऑलरेडी अग्रीड हैं, और फर्दर इस रेटिफिकेशन के बाद व्हाट मोर वी कैन एक्सपेक्ट, एंड विल ऑल्सो सी कि क्या इंडिया का रोल इसमें क्या है सो फार, एंड व्हाट वी नीड टू डू मोर इन दिस रिगार्ड। सो इफ यू कैन सी दिस इज द अपडेट 19th ऑफ सितंबर 2025 को ये फाइनली रेटिफिकेशन आया है। चार नेशन से ये फाइनली रेटिफिकेशन आई है। द लास्ट वन 60th वन, दैट वाज द मोरक्को। अदर देन दैट वी हैव द नेशंस लाइक सिएरा लियोने, श्रीलंका, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन्स। इन सभी के कंट्रीब्यूशन से ये 60 रेटिफिकेशंस, पहली 60 रेटिफिकेशंस कंप्लीट हो गई हैं। सो बिफोर वी मूव अहेड इनटू दिस डिस्कशन, श्री राम आईएएस की तरफ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू आर स्टक इन एनी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी सीएससी, सो उसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट मेंटर्स की टीम है जो आपकी हेल्प करेगी हर प्रिपरेशन लेग के साथ। सो ऑल दैट यू हैव टू डू, आप अवेल कर सकते हैं ये फ्री मेंटरशिप थ्रू द लिंक that is provided to you in the description. All that you have to do, fill in the details, और उसके बाद आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा आपके मेंटर्स के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दिस ट्रीटी। वेल, बिफोर मूविंग अहेड इनटू द मैकेनिज्म्स जो इस ट्रीटी के हैं, हम पहले समझते हैं कि ये फंडामेंटल्स इसके बारे में क्या है। देखो, यूएन के द्वारा 1982 में जो हमारे रिसोर्सेज हैं इन द ओशन, सो उसको लेकर के जो हमारी नेशंस की जुरिस्डिक्शन रहती है up till the exclusive economic zone, up till there the responsibilities of the nations with regard to the protection of the resources which are available there, as well as उनका जो right होगा to exploit, to explore those resources, that was already defined. It was defined under the 1982 UN clause, the UN Convention on the Law of the Sea. ठीक है, so लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये है कि जो जोन इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है, यानी कि यही वो एरिया है जो बेसिकली अनरेगुलेटेड था, और इस लूप होल की वजह से इसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। ये जो हमारा सिग्निफिकेंट पार्ट है ओशन का, सो इट वाज प्रोन टू अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे कि प्लास्टिक का डंप कर देना, वहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट का डंप कर देना, ऑयल शिप्स का सारा वेस्ट वहाँ पे डंप हो रहा है, ओवरफिशिंग का प्रॉब्लम, यानी कि फिश स्टॉक्स, उनके लिए भी डीप सी में जाकर के फिशिंग स्टॉक्स को कलेक्ट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। एंड अदर देन दैट, अब आने वाले टाइम में जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड बढ़ रही है, सो डीप सी एक्सप्लोरेशन, डीप सी माइनिंग को लेकर के अभी डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं बहुत सारी। रिसेंटली हमने डिस्कस भी करा था कि जैसे इंडिया को भी लाइसेंस मिला है, वो भी हाई सीज का ही पार्ट है जहां पर हम भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ रिसोर्सेज को। सो आने वाले टाइम में ये सारे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जहां पर हम ओशन के डेप्थ्स में जाकर के वी आर गोइंग टू लुक फॉर दोज रिसोर्सेज, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल कम इन। सो अगर रेगुलेशन नहीं है विद रिगार्ड टू द एनवायरनमेंट, द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ओशन विच इज बियॉन्ड द ईईजी, दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस दो डेकेड से लगा हुआ था कि किसी तरीके से हम फाइनल एग्रीमेंट कर सके अमंग कंट्रीज, द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, सो दैट वी हैव सर्टेन मैकेनिज्म्स की इस पार्ट को हम बेसिकली ये जो हाई सीज का पार्ट है यहाँ के भी इफेक्टिवली रेगुलेशन कर सके, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके, एंड दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव। और यहीं पे हमने कंक्लूजन देखा हमारा यूएन हाई सीज ट्रीटी का। सो लेट्स लुक अ लिटिल बिट मोर इनटू द डिटेल्स विच आर रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम। सो
सबसे पहले देखो 1982 में हमारा यूएन क्लॉज का अडॉप्शन हुआ था, यूएन क्लॉज को अडॉप्ट किया गया था, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम थी कि इसको यहाँ पर इट डिड नॉट कम इन टू फोर्स क्योंकि कुछ डिसएग्रीमेंट था बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशंस, पर्टिकुलरली डेवलप्ड नेशंस। इनका जो मैंडेटरी ऑब्लिगेशन इनको यहाँ फिक्स करा गया था दैट दे विल हैव टू प्रोवाइड द नेसेसरी फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एड टू द कंट्रीज if they require for the deep sea exploration, so that was contentious and जिसकी वजह से हमने यूएन क्लॉज का यहाँ पर ऑपरेशनलाइजेशन नहीं देखा 1982 में, रादर वी सॉ कि 1994 में जाके यूएन क्लॉज केम इनटू इफेक्ट, क्योंकि 1994 में इसका पहला इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट हमारा फाइनली यहाँ पर कंक्लूड किया गया था। सो डीप सी एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को लेकर के ये जो प्रोविजन था अर्लियर कि मैंडेटरी फाइनेंशियल एड और टेक्नोलॉजिकल एड देनी पड़ेगी, उसको बेसिकली ओमिट करके मॉडिफाई कर दिया गया कि ये एड जो होगी ये वॉलेंट्री बेसिस पर होगी। सो देन फाइनली दिस लेड टू सम इट लेड टू रिमूवल ऑफ दिस फ्रिक्शन एंड फाइनली हमारा यूएन क्लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और इसके बाद सेकंड हमारा इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट है जो वो 1995 में आता है। 1995 में जो इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट आता है दैट वाज विद रिगार्ड टू कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक जो हमारा रेगुलेशन है विद रिगार्ड टू द फिश स्टॉक्स, उसके रिगार्डिंग हमारा अग्रीमेंट था। अब बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक सी द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हमारा एरिया है जो कि बेसिकली हाई सीज का एरिया है, इस हाई सीज को गवर्न करने के लिए एक यूनिफाइड मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनली वी सॉ कि 2023 जून में हमने देखा कि थर्ड इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट आता है किसका, यूएन क्लॉज का। और ये जो हमारा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है यही है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली द यूएन हाई सीज ट्रीटी विच इज basically having the objective to conserve for the conservation and the sustainable use of biodiversity, sustainable use of the marine biodiversity beyond the national jurisdiction, so इसे शॉर्ट में हम BBJN ट्रीटी भी बोलते हैं, we also call it alternatively BBJN ट्रीटी। so अभी क्या हुआ है, ये तो था कि अडॉप्शन हुई थी जून 2023 में, लेकिन अडॉप्शन के बाद सिग्निफिकेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है रैटिफिकेशन। जब कंट्रीज़ फाइनली एक सहमति दे दे, कुछ एक मिनिमम नंबर होता है कि इसके बाद ही ऑपरेशनलाइज होता है कोई भी अग्रीमेंट, लॉ में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पर आफ्टर जून 2023 के बाद हम देखते हैं कि फाइनली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2024 पहला नेशन जो रेटिफाई करता है यूएन हाई सीज ट्रीटी को दैट वाज पलाऊ। एंड इसके बाद रिक्वायरमेंट थी, वी रिक्वायर्ड कि 59 और नेशंस इसको रेटिफाई करें एंड विद दैट नाउ वी सॉ दैट 19th of September 2025 को फाइनली मोरक्को हैज़ बिकम द 60th नेशन टू रेटिफाई दिस अग्रीमेंट। एंड अब क्या हो गया है, अब ये फाइनली लॉ बनने की कगार पर है, यानी कि इन द नेक्स्ट 120 डेज फाइनली दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस विल कम इन टू फोर्स। सो बेसिकली दिस विल बी रेडी टू कम इन टू फोर्स। सो कौन सी डेट को फोर्स में आ जाएगा दिस यूएन हाई सीज ट्रीटी, दैट इज बेसिकली 17 जनवरी 2026। इस तरीके के फैक्ट्स यूपीएससी अब थोड़ा सा पूछने लग गए, थोड़ा याद रखिएगा कि आफ्टर 120 डेज ऑफ द रैटिफिकेशन बाय 60th मेंबर यूएन हाई सीज ट्रीटी इट विल बिकम एनफोर्सिएबल, इट विल बिकम द इंटरनेशनल लॉ। सो अगर हम देखें इंडिया की पोजीशन क्या है, याद रखिए कि इंडिया ने अभी इसको रेटिफाई नहीं करा है। ये बेसिकली हमारा बताता है कि क्या स्टेटस है। इफ़ वी सी इंडिया ने साइन ज़रूर करा है इस ट्रीटी को, हमने सिग्नल करा है कि सून वी विल ऑल्सो बी बिकमिंग द पार्टी टू द यूएन हाई सीज ट्रीटी, बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट अ पार्टी, वी आर ओनली सिग्नेटरी। सो सिग्नेचर हमने कब दिया था, व्हेन वी साइंड इट 25th of September 2024 को,
ठीक है, सो आप भी थोड़ा नोट भी करते रहिएगा अगर जब भी इंडिया इसको रेटिफाई करता है, सो दैट फैक्ट विल ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो अब सीधा हम डिस्कस करते हैं कि कौन से 4 मेजर पिलर्स हैं, कोर मैकेनिज्म्स हैं जिसपे ये हमारा यूएन हाई सीज ट्रीटी का फोकस है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को इसको मीट करने के लिए। सो बेसिकली फर्स्ट पिलर दैट इज विच इज बेसिकली द एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो एरिया है, यहाँ पर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को इस्टेब्लिश किया जाए। सो इन फ्यूचर वी विल सी दैट व्हेन इट बिकम्स एनफोर्सिएबल, सो COPs जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, दीज विल ऑल्सो स्टार्ट टेकिंग प्लेस एंड एज सच कंट्रीज दे विल गेट अ प्लेटफॉर्म अंडर द यूएन हाई सीज ट्रीटी दैट नाउ दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग द मैकेनिज्म्स कि कैसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो पहला स्टेप होगा टू फाइनलाइज द rules for the establishment of the marine protected areas. Now this is very much significant when it comes to meeting the target of 30/30. अब ये जो 30/30 टारगेट है, ये बेसिकली टारगेट है हमारा UNCBD का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये इसके तहत हमारा जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जिसे बेसिकली अडॉप्ट किया गया था, दिस वाज सीन यूएनसीबीडी के कॉप 15 जो 2022 में बेसिकली इसे कंडक्ट किया गया था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैड एन अग्रीमेंट कि पोस्ट 2020 कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करेंगे। सो उसमें एक टारगेट है, बहुत एसेंशियल टारगेट है कि जिसका ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक 2030 तक हमें 30% लैंड और 30% हमारा जो ओशन है, यानी कि 30% लैंड बेस्ड इकोसिस्टम और 30% हमारा जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है, एटलीस्ट ये मिनिमम है कि इसको प्रोटेक्ट करना है, रीस्टोर करना है इसकी हेल्थ को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए असेंशियल है कि जो एरिया हमारा बेसिकली हाई सीज में आता है, लेट्स कम बैक टू दिस, ये जो एरिया हमारा हाई सीज का पार्ट है, बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस से लेके इवन अप टिल द डीप सी जो हमारा एबिसल प्लेन है, यहाँ तक जितना भी एरिया है, अराउंड 43% ऑफ द ओशन है ये पूरा पार्ट। सो इस पूरे एरिया को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा थ्रू द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। सो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश करे जाएंगे, नंबर 1 पॉइंट, वेरी एसेंशियल पॉइंट। सेकेंड इट विल ऑल्सो ले द फाउंडेशन फॉर अग्रीमेंट विद रिगार्ड टू द रूल्स की जो यहाँ पर जो हमारे मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं, जो ओशन में जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल डीप सी कोरल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल्स डीप स्पंजेस हैं, इसके अलावा केल्प फॉरेस्ट होता है। सो अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मरीन जेनेटिक रिसोर्स जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसका यूज़ होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि अर्थराइटिस या फिर अल्जाइमर्स डिजीज़ या फिर कैंसर का क्योर फाइंड आउट करने के लिए इन रिसोर्सेज को हाई सी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो बेनिफिट्स आते हैं फ्रॉम द कमर्शलाइजेशन ऑफ दिस जेनेटिक रिसोर्सेज, इट इज़ असेंशियल कि इनका भी रेगुलेशन किया जाए, इनके बेनिफिट्स को शेयर किया जाए विद द इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ ऑल्सो जो आसपास रहती हैं, या फिर जहाँ से ये मतलब बेनिफिट शेयरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए इवन विद द कंट्रीज ऑल्सो। सो एक तरीके का इसके रिगार्डिंग थोड़ा और क्लैरिटी हो और ज़्यादा हमारे पास इसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस हो, इसके लिए भी एक असेंशियल रोल प्ले करेगा हमारा यूएन हाई सीज ट्रीटी। सो इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट, इट इज़ गोइंग टू come up with the rules that are going to discuss basically the financial and the benefit sharing that arises out of the marine genetic resources utilization. इसके बाद थर्ड जो हमारा टूल है दैट इज़ द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। यानी कि कुछ ऐसे नेशंस भी होंगे कि अगर हमारे लेट्स से कि मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को इस्टेब्लिश करा है और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसी लो इनकम कंट्री को दी जाती है एज अ पार्टिसिपेंट, सो इट माइट नॉट बी हैविंग दोज काइंड ऑफ रिसोर्सेज टू मैनेज दैट। सो हाउ विल इट बी एबल टू, हाउ इट इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ द ओशन, द पार्ट विच हैज़ बीन एलोकेटेड टू, इसके लिए
चाहिए, इसको हेल्प चाहिए होगी, फाइनेंशियल और टेक्निकल एड चाहिए होगी फ्रॉम दोज कंट्रीज विच आर एडवांस्ड. सो डेवलप्ड कंट्रीज का असिस्टेंस टू डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, इसके लिए भी जो रूल्स होंगे इनको फाइनली अग्रीमेंट, इनका अग्रीमेंट हम देखेंगे इन द कमिंग टाइम्स. एज ऑफ नाउ वी हैव द mechanism, we have the core focus area which is already underlined under this UN High Seas Treaty. So this is another pillar. Fourth pillar, अब ये है सबसे ज़्यादा important भी, other than the marine protected areas, this is also highly significant. क्योंकि अब अगर हम किसी भी पार्ट ऑफ ओशन को, जो डीप सी का पार्ट है, अगर इसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, सो विद रिगार्ड टू दैट जो भी कंपनीज या कंट्रीज़ हैं, इनको अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के प्रपोजल से पहले, उससे पहले इनको सबमिट करनी पड़ेगी एक मैंडेटरी बेसिस पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट शोइंग दैट क्या इम्पैक्ट होने वाला है इनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का अपॉन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ओशन जहां पर इन्होंने प्लान करी है कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी. लेट्स से डीप सी माइनिंग, कि डीप सी माइनिंग को लेकर के ही लेट्स से कि विद इन द इंडियन ओशन कार्लसबर्ग रिज, कल को अगर हम वहां पर हम फाइनली वी स्टार्ट mining. So before we start the mining, whatever company is involved in that, जो गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होगा, it will be obligation on our part that we have to first submit the EIA, और इसको फर्दर एक साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे हमें दिखाना होगा क्या इम्पैक्ट है, एंड अगर इम्पैक्ट हमारा मिनिमल होगा, सस्टेनेबल है, उसके बाद ही UN हमें अप्रूवल देगा टू माइन दैट एरिया, टू गो अहेड विद दैट प्रोजेक्ट ही. सो ये बेसिक एसेंशियलिटीज़ हैं, कोर फोकस एरियाज हैं हमारे UN हाई सीज ट्रीटी के. सो ओवरऑल इफ़ यू सी एट प्रेजेंट अगर हम देखें, बहुत सारा पार्ट, कुछ हद तक जो हमारा पार्ट है ओशन का, उसको ऑलरेडी हम प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश कर रहे हैं. कंट्रीज थ्रू कॉपरेशन दे आर इस्टेब्लिशिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि परसेंटेज ऑफ एरिया जो फुल्ली प्रोटेक्टेड है दैट इज़ वेरी लो. लेस देन 1% ऑफ द हाई सीज इज करेंटली enjoying the full protection. So that is why it is necessary that through consensus or through the participation of more countries, through this treaty we are able to support the establishment of more and more marine protected areas. So इसका फ़ायदा क्या होगा? Basically let's discuss that what is going to be the benefit of the implementation of the UN High Seas Treaty, यानी कि क्या सिग्निफिकेंस होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आपसे पूछे जाते हैं. सो लेट्स प्रिपेयर. सो लेट्स सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. सो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, सबसे पहली बात, अभी तक हमने जितना डिस्कस करा, आई होप दैट बहुत सारे ऑलरेडी आपको क्लैरिटी आ गई होगी. सो सबसे पहला होगा कि इट विल हेल्प इन रिवर्सिंग द बायोडाइवर्सिटी लॉस. बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना और या फिर हॉल्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव होगा. सो अगर हम मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश करते हैं और कंजर्व करते हैं उसको विद द EIAs ऑल्सो, सो दैट विल हेल्प अस इन इंश्योरिंग द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द ओशन. सो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा. इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द ओशन सिस्टम, ऑफ द ओशन एज इकोसिस्टम विल बी मेंटेन्ड. सो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो ओशन में रहते हैं, इन द फोटिक जोन, इन द पेलाजिक जोन, इन द एफोटिक जोन, सो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कनेक्टेड है, पूरी की पूरी फूड वेब, ये भी हमारी एक तरीके से प्रिजर्व रहेगी, इसकी इंटीग्रिटी प्रिजर्व रहेगी और हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कम होगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पैक्ट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स जो हमारे मूव करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग suitable nesting sites. So these turtles will also find the protection. अगर हम कोई भी unsustainable development activity जो कि ओशन में होने वाली है in the deeper parts, उसको हम किसी तरीके से रेगुलेट कर सकें. So this is the first objective. ठीक है. सेकेंड दैट इट विल प्रिवेंट द ओवर फिशिंग का प्रॉब्लम. जो ओवर फिशिंग का प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट अगर हम देखें, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, ये रीजनल लेवल पर ही काम कर पाता है, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द ओशन जो हमारा हाई सीज का पार्ट है, अभी भी वहाँ पर ओवर फिशिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है.
इसे इस प्रॉब्लम को इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल था, एंड दिस इज वाई आवर UN हाई सीज ट्रीटी गेन्स द सिग्निफिकेंस हियर. सो वी विल बी एबल टू प्रिवेंट दिस ऑल्सो थ्रू द established rules that we will see once the COP1 takes place. So we will see what kind of rules are established with regard to prevention and the control of overfishing throughout the high seas, throughout the area which is beyond the EEZ. So इसके अलावा और क्या हमारे benefits हैं? Let's also analyze all of these benefits. So अदर देन दिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो UPSC ने हमें पूछा भी है कि जैसे ओशन एज द कार्बन सिंक, जो ओशन है ये एक नेचुरल कार्बन सिंक है. सो अगर हम ओशन की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, सो एक कार्बन सिंक की तरह जो ये रोल प्ले कर रहा है ये भी हमारा कहीं ना कहीं प्रिजर्व होगा. सो कार्बन सिंक विल बी मेंटेन्ड. सो इसका फ़ायदा क्या है? Basically, oceans are capable of capturing more carbon dioxide as compared to the atmosphere also. So oceans, they are basically storing, ये comparison है, oceans can store around 45 to 50 times more, around 45 to 50 times more carbon dioxide as compared to the atmosphere, as compared to atmosphere. अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो, ओशंस में हमारा एक पार्ट है जहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉर्म में हम कार्बन सिंक्स देखते हैं, और एक है जो हमारा एक आप देखोगे ऑर्गेनिक फॉर्म में. ऑर्गेनिक फॉर्म में जैसे कि आपके शेल्स, मरीन ऑर्गेनिजम्स के जो शेल्स होते हैं, सो दैट इज़ ऑर्गेनिक. सो अदर देन दैट इनऑर्गेनिक में जो बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के रॉक्स हैं जहाँ पर कार्बन को सिक्वेस्टर करा गया है, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कार्बन सिंक. सो बोथ ऑफ दीज essentially if we see their role is as a natural carbon sink, एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक. एंड अदर देन दिस अगर हम देखें, नॉट ओनली एज द कार्बन सिंक बट ऑल्सो द सप्लायर ऑफ द ऑक्सीजन. अगर हम देखें नेचुरली ये जो हमारे ओशंस होते हैं, ओशंस एज कंपेयर्ड टू द एटमॉस्फियर ऑल्सो, एज कंपेयर्ड टू द रेन फॉरेस्ट, एज कम्पेयर टू द रेन फॉरेस्ट, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो ओशन से ज़्यादा है, एंड अराउंड 50 टाइम्स मोर ऑक्सीजन दे आर एबल टू जनरेट. ना हाउ इज़ इट सो? कैसा पॉसिबल है? देखो, ओशंस का जो अपर जोन है वहाँ पर आपको क्या मिलता है? वी हैव द phytoplanktons, they are carrying out photosynthesis and as such they are able to release the oxygen. इसके अलावा अगर हम देखें ओशंस में आपको kelp forest भी मिल जाएंगे. kelp forests are also there, ठीक है. एंड अदर देन दिस यू विल ऑल्सो फाइंड सियानोबैक्टीरिया. सो ओवरऑल इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोर देन 50% सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द ओशंस. अब रेन फॉरेस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन रफली 20 या 30% ऑक्सीजन सप्लाई ही है ओवरऑल अर्थ का, और जबकि ओशंस का समवेयर अराउंड 50 to 70%, इनका कंट्रीब्यूशन 50 to 70% ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई है. सो अगर हम UN हाई सीज ट्रीटी का फुल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, रेगुलेशंस देखते हैं, सो दिस विल बी अनदर बेनिफिट. वी विल बी एबल टू प्रिजर्व द ओशन एज द सप्लायर ऑफ द ऑक्सीजन ऑल्सो. नेक्स्ट बेनिफिट, व्हाट विल बी द नेक्स्ट बेनिफिट? नेक्स्ट बेनिफिट इज दैट अगर हम देखें ओशन एज द क्लाइमेट रेगुलेटर, सो ओशन एज climate regulator, moderator, that is also essential. Climate regulator as well as modulator. सो दिस इज़ ऑल्सो एसेंशियल. अब देखिए, ओशन में बहुत सारे हमारे डीप ओशन करंट्स भी देखते हैं हम. ओशन करंट्स, इनका रोल रहता है सिग्निफिकेंटली. आप देखते हो कि कैसे वेदर, जैसे कि हमारा गल्फ स्ट्रीम ये जाता है हमारा बेसिकली यूरोप के पोर्ट्स तक, ये हमारा फ्लो करता जाएगा और हीट ट्रांसपोर्ट करेगा. सो वहाँ के वेदर को, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है. इसके अलावा बहुत सारा जो हीट का डिसिपेशन हो रहा है फ्रॉम द पोल्स, फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर. सो ये एक थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन भी बेसिकली हमारी दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस ओशन करंट्स ओनली. सो एक कन्वेयर बेल्ट का काम करता है. सो ये बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स हैं जहाँ ओशन हमारा काम करता है इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट एंड बैलेंसिंग इन
बेसिकली इट इज़ बैलेंसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है, जो हमारा पूरा का पूरा अर्थ का हीट बैलेंस है इसको मेंटेन करने का काम कर रहा है. सो दैट इज़ वाई ऑल्सो इट इज़ असेंशियल दैट हम अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के चलते हम अपने ओशन का ये जो मेजर पार्ट है जो अभी अनरेगुलेटेड था इसको भी हम रेगुलेट कर सकें. एंड दैट इज़ वाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UN हाई सीज ट्रीटी इट विल बिकम वेरी मच असेंशियल. ठीक है, सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं. और इसी के साथ हम देखते हैं यूपीएससी ने हमें जो क्वेश्चन पूछा था इस बारी. सो बेसिकली 2025 में ये क्वेश्चन आया था, 2025 का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस. ये उल्टा करा हुआ है, रादर अभी हमने समझा कि ओशंस रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन. दिस इज करेक्ट, जैसे अभी हमने डिस्कस करा. वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन दैट इन द एटमॉस्फेरिक एयर. नाउ दिस इज इनकरेक्ट. डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है इन द ओशन दैट इज़ फार लेस एज कंपेयर्ड टू द एटमॉस्फेरिक एयर जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन अराउंड 21% है. सो ये फैक्ट हमारा गलत है. ठीक है, सो हियर इफ वी सी आवर आंसर इज B2 ओनली. एंड बेस्ड अपॉन टूडेज डिस्कशन वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. क्वेश्चन है, with reference to the UN High Seas Treaty, consider the following statements. It is the first legally binding agreement that aims to protect the part of ocean which lies beyond the exclusive economic zone. ठीक है. सेकेंड, it came into force on 19 September 2025. Next one, India ratified this treaty in September 2024. The last statement, that it sets the target of protecting 30% of the global land and ocean based ecosystems by the year 2030. सो आपको इन स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है और आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा कमेंट्स में. और इसी तरीके से हम बहुत सारे टॉपिक्स को जो रेलिवेंट हैं, न्यूज़ में भी हैं, स्टैटिक से भी लिंक होते हैं, इनको एक्सटेंसिवली कवर करते जाएंगे साथ साथ, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. सो विद दैट आई विल एंड टुडेज डिस्कशन एंड आई एम विशिंग दैट यू हैव अ ग्रेट वीकेंड. और फिर मिलेंगे हम एक नई डिस्कशन के साथ मंडे को और फर्दर डेवलपमेंट्स इस पर डिस्कस करेंगे फ्रॉम geography and environment. You can also go and check out the entire playlist that is available at your disposal, ताकि आप अपना हर तरीके का टॉपिक वहाँ पर जो क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिल सके. ठीक है, सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे. सो थैंक यू सो मच.